Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, in last lecture we completed our discussion towards the article 246A, 269A and 279A. All are newly introduced article by 101st Constitutional Amendment Act 2016. इवन तो मैं आपको ये नहीं भी बताता ना कि आर्टिकल न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तब भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते। वाई? बिकॉज जनरली जो नया आर्टिकल, नया कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बनता है या नया एक्ट बनता है तो जनरली क्या होता है, सीरीज में एक नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 245 246 247 248। बट हमने जो आर्टिकल पढ़ा वो कौन सा था, 246 से। इसका मतलब क्या कि यदि सब्सिक्वेंटली जब भी गवर्नमेंट को एज पर द करेंट सिनारियो देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू आर्टिकल या कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत है, तो वी कैन नॉट डू लाइक दिस कि जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल है वो सारे आर्टिकल्स को हम आगे बढ़ा दें, आगे के नंबर में शिफ्ट कर दें और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दें। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हमने जब 246 और 247 के बीच में एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया तो उसको नंबर क्या दे दिया, 246A, क्योंकि 246 ऑलरेडी अवेलेबल था। यू गॉट माई पॉइंट? ओके, चलो बिफोर रिज्यूमिंग अवर डिस्कशन टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अभी तक जो हमने पढ़ रखा है उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी जर्नी ऑफ जीएसटी थी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टैक्स, यस, और टैक्स इज नथिंग बट अ कंपल्सरी मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। प्लीज एवरीवन रिपीट करो, कंपल्सरी मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज imposed by the government on the taxpayer in order to, क्यों कलेक्ट करती है गवर्नमेंट टैक्सेस? इन ऑर्डर टू फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर? दैट इज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम डेट R&D हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, डिफेंस की फैसिलिटी हो गई, कॉप्स की फैसिलिटी और व्हाट नॉट, बहुत कुछ है। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंकर कर रही है इन सब के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और वो पैसा कहां से आता है? तो टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? ये जो टैक्सेस है, पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, ये सारे पैसों से गवर्नमेंट ये सारा एक्सपेंडिचर इंकर करती है। पॉइंट नंबर 2 हमने जो पढ़ रखा था डेट इज टैक्स जो होते हैं वो कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली होता तो बहुत सारे टाइप का है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर हमने उसे 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। वन इज द डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन अ पर्सन who earned a income or performed activity, whereas indirect tax levied on a goods or services. क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो सिर्फ नहीं होता, मतलब जो डायरेक्टली यदि आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली पे कर रहे हो मतलब दूसरे के पॉकेट से निकाला और फिर गवर्नमेंट को दिया, तो इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। नाम ही है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली पे करना है आपको। मतलब बर्डन किसी और के ऊपर है क्या? यस। किसके ऊपर बर्डन है? ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो रिलेटिवली टफ होता है, हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन रिलेटिवली बहुत इजी होता है। व्हाई? बिकॉज ये पिंच नहीं करता। साइकोलॉजी इफेक्ट है ना, साइकोलॉजी इफेक्ट है। बिकॉज वी आर लाइक कि हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं इट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो टैक्स देने वाली फीलिंग हम में आती नहीं है। दैट इज द रीजन इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है? ईजी होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव नेचर। ये प्रोग्रेसिव क्या होता है? दैट इज जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते चले जाएगी वैसे वैसे आपके टैक्स भी बढ़ता चले जाएगा। However, in case of indirect tax levied on a goods or services and not on the person. That is the reason यहाँ पर हमने regressive nature रखा है। That is the irrespective of the fact whether you are a poor or rich. We don't care about it. Simply tax का rate सबके लिए क्या रहेगा? एक समान रहेगा, because we levied tax on the goods and services. इज इट क्लियर? बात समझ में आई? एट द सेम टाइम सीबीडीटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करती है, एंड सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये किसको मैनेज करती है? इनडायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करती है इंडिया में। इज इट क्लियर? यहां तक हमने बात की थी, कुछ एग्जांपल्स देखे हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस देखे थे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी। बाकी सारे फीचर्स तो ऑलरेडी जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे तभी कवर हो गए थे, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, इनडायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। यस, बात समझ में आ रही है ना? क्या? क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते चले जाएगा वैसे वैसे इनडायरेक्ट टैक्स का क्वांटम भी बढ़ता चले जाएगा। तो इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सेशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? इसके बाद हमने टैक्स की डेफिनेशन को वापस से रेफर किया था और हमने कहा था टैक्स इज नथिंग बट अ कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन इनेक्टमेंट ऑफ लॉ और एक्ट। मतलब जब तक कि एक्ट ना बना दिया जाए तब तक हम टैक्स लेवी कर सकते हैं क्या? नहीं।
और एक्ट जनरली कौन बनाता था? पार्लियामेंट बनाएगी या लेजिस्लेचर असेंबली बनाएगी? क्या पार्लियामेंट किसी भी टाइप का एक्ट बना सकती है? कल चल के पार्लियामेंट की इच्छा हो रही कि यदि आप 5 घंटे से कम सोओगे, सॉरी 5 घंटे से कम पढ़ाई करोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, यदि आप 6 घंटे से ज़्यादा सोओगे तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो पार्लियामेंट को भी कहीं ना कहीं से पावर लेना पड़ता है, और जो पावर मिलता है वो कहाँ से मिलता था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए हमने जितनी भी बेसिक बातें की थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने वहां पर ये पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट द फाउंडेशन ऑफ ऑल द लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट द सुप्रीम लॉ। इंडिया में यदि कोई सबसे बड़ा लॉ है तो वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमें पावर नहीं मिलेगा तब तक इंडिया में हम कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और इसी सीरीज में हमने 1 बाय 1 आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किए थे। बेसिक बातें मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हम वो रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल हमने पढ़ रखा था दैट इज आर्टिकल 265। और ये 265 क्या बोल रहा था? इट सिंपली सेज दैट इंडिया में जब भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, इट इज ओनली व्हेन, जब गवर्नमेंट रादर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली इसके लिए क्या बना देगी? लॉ बना देगी। दैट इज नो टैक्स शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई भी टैक्स को लेवी और कलेक्ट करने के लिए आपको लीगल वैलिडिटी देनी पड़ेगी, दैट इज लॉ बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। और जो लीगल वैलिडिटी देनी है दैट इज नॉट ओनली टू द लेवी, इट शुड बी गिवन टू द कलेक्शन ऑल्सो। लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों को आपको लीगल वैलिडिटी देनी पड़ेगी बाय मेकिंग अ लॉ। फिर हमारे माइंड में आया कि लॉ कौन बनाएगा, तो हमने बोला आर्टिकल 245 बता रहा है। क्या बता रहा था आर्टिकल 245? कि इंडिया में लॉ 2 लेवल पे बनेगा, वन इज अ सेंट्रल लेवल और अदर वन इज अ स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। जबकि स्टेट लेवल पे जो लॉ बनेगा वो कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर असेंबली। कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर असेंबली। यदि पार्लियामेंट की हम बात करें तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ होल और पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर एज लेजिस्लेचर असेंबली जो लॉ बनाएगी दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। अब दोनों के बीच में मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट ना हो तो मैटर को सेग्रीगेट करने के लिए हमने एक नया आर्टिकल बना रखा था, आर्टिकल 246, जिसमें हमने बेसिकली 3 लिस्ट बनाई थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यदि मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास 2 लिस्ट थी, दैट इज अ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स सेग्रीगेट कर गए हुए थे, लिस्ट डाउन किए हुए थे, वो सारे मैटर्स से रिलेटेड जो लॉ है वो पार्लियामेंट बनाएगी। वेयर एज लिस्ट 2 में जो मैटर्स दिए गए उन सारे के सारे मैटर्स से रिलेटेड जो लॉ है वो लेजिस्लेचर असेंबली लेवल पर बनेगा। अप टू जीएसटी, दैट इज अप टू 30 जून 2017 यदि हम बात करें तो इंडिया में जितने भी टैक्सेस लेवी किए गए थे, चार्ज किए गए थे, इंपोज किए गए थे, कलेक्ट किए जा रहे थे, दैट इज ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस। एक्सक्लूसिव बेसिस का मतलब क्या होता था कि हमने कभी भी जीएसटी के पहले तक, यदि जीएसटी के पहले का प्री जीएसटी सिनारियो की मैं बात करूं तो हमने कभी भी कॉन्करेंटली लेवी की बात ही नहीं की थी। कोई भी टैक्स ऐसा नहीं था जो कॉन्करेंटली लेवी होता था, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों एक ही टैक्स को लेवी कर रहे हैं, ऐसा आज तक था क्या? नहीं था। फर्स्ट टाइम इन जीएसटी वी आर गोइंग फॉर कॉन्करेंट लेवी। और कॉन्करेंट लेवी के लिए अब मुझे क्या लगा कि आर्टिकल 246 से पावर कैसे लेना है, तो आर्टिकल 246 इज नॉट इनफ टू गिव पावर फॉर कॉन्करेंट लेवी। दैट इज द रीजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट्स किए और अमेंडमेंट करके एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज आर्टिकल 246A। वापस से मैं रिपीट कर दूं, बिफोर जीएसटी, यदि प्री जीएसटी सिनारियो की मैं बात करूं तो इंडिया में जितने भी टैक्सेस लेवी किए जा रहे थे, इंपोज किए जा रहे थे, कलेक्ट किए जा रहे थे, दैट इज ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस, या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स इट। बट अभी तक हमने कोई भी कॉन्करेंट लेवी का टैक्स यूज किया था क्या? नहीं, हमने कोई भी टैक्स कॉन्करेंटली बेसिस पे लेवी नहीं किया था। हाउएवर जीएसटी में हम क्या करने वाले थे? वी आर गोइंग टू चार्ज टैक्सेस ऑन साइमल्टेनियस बेसिस, ऑन कॉन्करेंट बेसिस, ऑन वन ट्रांजैक्शन। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी, दोनों साथ साथ में पैरेलल चार्ज करेंगे। और अब दोनों को चार्ज करना है, इसका मतलब हमें कॉन्करेंट पावर लगेगा, एंड आर्टिकल 246 इज नॉट इनफ टू गिव कॉन्करेंट पावर। Article 246 is not enough to give concurrent power. That is the reason we need amendment in our Constitution of India to make this happen. और जो सबसे पहला अमेंडमेंट हमने इस सीरीज में किया था दैट इज आर्टिकल 246 ए। हाँ, आर्टिकल 366 12A भी है, बट इट्स जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, जिसमें हमने पढ़ रखा था जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज एक्सेप्ट द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन
मतलब सिर्फ उसी अल्कोहलिक लिकर को यहाँ पे इन्होंने कवर किया है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज की जा रही है। अल्कोहलिक लिकर भी अलग अलग टाइप की होती है। सर अलग अलग टाइप की मतलब नहीं समझ में आया। एक होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, आप समझ रहे हो ना, दारू दारू। और दूसरी अल्कोहलिक लिकर होती है फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज मतलब मेडिसिन बनाने के लिए वो काम आती है, हॉस्पिटैलिटी सॉरी नॉट हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल बिजनेस में वर्कआउट होती है। और आजकल तो अल्कोहलिक लिकर का सैनिटाइजर में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो क्या उस अल्कोहल के ऊपर भी जो जीएस दैट इज टैक्सेस लगाने का राइट है वो हमने आज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा है? नहीं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो राइट है दैट इज ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब प्योर लिकर की बात की जा रही है जो पीने के लिए यूज होती है। बाकी जो अल्कोहलिक लिकर है उसको हमने सेट असाइड रखा है। आज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास उसका पावर नहीं है, वो आज भी जीएसटी में कवर है। हाँ जी, जीएसटी में कवर है। दैट इज द रीजन जब आप सैनिटाइजर लेते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। जब आप वो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ना स्प्रिट, जब आप स्प्रिट लेते हो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एल्कोहल, उसके ऊपर हम क्या चार्ज करते हैं? जीएसटी चार्ज करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जब आप एल्कोहल लेते हो तो उसके ऊपर भी हम क्या चार्ज करते हैं? जीएसटी चार्ज करते हैं। बट यदि कभी आपने, आई नोट इट आपने नहीं लिया, मतलब एग्जाम्पल है, यदि कभी आपने अल्कोहलिक लिकर ले लिया किंगफिशर, समझ रहे हैं बात को, तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 366(12)। ना आज होगा और ना ही कभी और होगा, बिकॉज आर्टिकल 366(12) उसको क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता था। याद आ रही कुछ बात है? बात समझ में आ रही है यहां तक? अब यदि आपको बात समझ में आ रही होंगी तो मुझे बताइए, मैंने कप सिरप लाया और कप सिरप में अल्कोहलिक लिकर है। जनरली आपने देखा होगा ना। अच्छा, इवन ऐसा होता भी था अर्लियर डेज में। क्या होता था, लोगों को अल्कोहलिक लिकर नहीं मिल रही थी तो लोग क्या कर रहे थे? कप सिरप लेके मजे ले रहे थे जिंदगी का। आप समझ रहे हो? इसलिए गवर्नमेंट ने वो कप सिरप को भी बैन कर दिया। आप यदि कोई मेडिकल स्टोर में जाते हो तो आपको वहां पे बैन जो मेडिसिन की गई उसकी लिस्ट होती है, वहां पे देखना कप सिरप जो जिसमें अल्कोहल लिकर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है उसको गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है। एग्जाम्पल इज कोरेक्स। एक फाइजर कंपनी का एक कप सिरप आता था कोरेक्स, गवर्नमेंट ने उसे बैन करके रखा था क्योंकि लोगों ने उसका मिसयूज करना स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते थे सस्ता नशा। समझ में आई बातें? बात समझ में आई? तो अल्कोहलिक लिकर, यदि मेडिसिन में अल्कोहलिक लिकर है, जितने भी कप सिरप है जनरली उसमें अल्कोहलिक लिकर यूज होता है। तो आप मुझे बताओ क्या उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा या स्टेट लेवल का एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, मतलब कंटिन्यू टू बी टैक्स अंडर ओल्ड सिस्टम? तो आंसर इज we are going to charge GST and not old system tax. Why? Because government ने accept alcoholic liquor for human consumption बोला है, it is only restricted up to the pure alcoholic liquor जो human consumption के लिए यूज हो रही है। आपने सैनिटाइजर परचेस किया 5 लीटर का सैनिटाइजर, आजकल सैनिटाइजर बहुत चल रहा है ना, एक पूरी नई इंडस्ट्री बना दी कोरोना ने तो, करोड़ ऑफ रुपीस की। तो अब आप मुझे बताओ सैनिटाइजर में भी अल्कोहलिक लिकर है? अरे सैनिटाइजर में भी अल्कोहल है सॉरी। अब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या फिर ओल्ड टैक्सेस लगेंगे? तो जीएसटी लगेगा। हॉस्पिटल में स्प्रिट यूज होता है, उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट? क्या आर्टिकल 366(12) ने ये जरूर बोला एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब क्या है? वो अल्कोहल जो कि एज अ लिकर, जो कि एज अ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है, प्योर अल्कोहलिक लिकर की बात हो रही है। बाकी सबकी हम बात कर रहे हैं क्या? नहीं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट एक जो आर्टिकल पढ़ा था दैट इज आर्टिकल 366(12)(a), दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। और इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था दैट इज आर्टिकल 246(a), जिसमें हमें कॉन्करेंट पावर दिया था, जो सिंपली क्या बोल रहा था? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254, meaning thereby 246(a) is having a overriding effect, having a prevailing nature over a 246 and 254. मतलब whenever there is a contradiction between 246 and 246(a), 254 and 246(a), 246(a) always going to be prevail. और 246(a) क्या बोल रहा था? We are giving power, we empower parliament and legislature of every state to levy taxes, to levy GST on the supply of goods or service or both by the central and state concurrently. concurrent power दिया जा रहा था।
हाउएवर इसका जो सेकंड क्लॉज था वो क्या बोल रहा था, वी आर गिविंग एक्सक्लूसिव राइट टू द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू चार्ज जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर ट्रेड और कॉमर्स। तो हमने यहां से कंक्लूजन निकाला था, वेन एवर देयर इज अ इंट्रा स्टेट मतलब क्या, विद इन द स्टेट, विद इन द सेम टेरिटरी यदि कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी आर गोइंग टू चार्ज कॉन्करेंट टैक्सेस, दैट इज अ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हाउएवर व्हेनेवर देयर इज अ इंटरस्टेट मतलब इन बिटवीन टू स्टेट, देन वी आर गोइंग टू चार्ज आईजीएसटी। हम क्या चार्ज करने वाले बेटा, आईजीएसटी। और ये आईजीएसटी लेवी करने का राइट सिर्फ किसको दिया था, पार्लियामेंट को, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करेगी। इज इट क्लियर? अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट वालों ने कहा ये नहीं हमें ऐसा नहीं चलेगा, हमें तो आईजीएसटी में भी हिस्सेदारी होना। तो हमने बोला कोई बात नहीं, एक नया आर्टिकल बनाओ। नया आर्टिकल जो हमने बनाया वो कौन सा बनाया, आर्टिकल 269 है। और 269 ए में हमने क्या लिख रखा था, आर्टिकल 269 ए में हमने बोला कि आईजीएसटी गोइंग टू बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आईजीएसटी लेवी और कलेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर कुछ और बातें भी हमने यहां पर बोली थी, यदि आपको याद आ रही हो तो। क्या कहा था, हाउएवर इसका अपोर्शनमेंट किया जाएगा बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इसका क्या किया जाएगा, अपोर्शनमेंट किया जाएगा। अब क्वेश्चन यह राइज हुआ कि अपोर्शनमेंट करेगा कौन, क्या यूनियन करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगी? तो दोनों इंटरेस्टेड पार्टी है, तो अननेसेसरी पार्शियलिटी ना हो, अनबायस तरीके से हम प्रॉपर्ली अपोर्शन कर सके। और सिर्फ इसकी बात नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिसके लिए हमें साइमल्टेनियसली दोनों में सिंक्रोनाइजेशन करते हुए, दोनों को साथ में लेते हुए डिसीजन लेना था। दैट इज द रीजन हमने एक थर्ड पार्टी डिजाइन की आर्टिकल 279 ए में, जिसको हमने नाम दिया जीएसटीसी। जीएसटीसी इज नथिंग बट द ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर्स, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हार्मोनाइजेशन बिटवीन द जीएसटी लॉ, हार्मोनाइजेशन फॉर द नेशनल मार्केट, वन नेशन फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। क्लियर है यहां तक? ये बातें हमने की थी। हाँ, हमने ये भी बात की कि 279 ए जो है जीएसटीसी, उसका कंपोजिशन क्या होगा, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या होंगे, सारी बातें की। ठीक है, आज अगेन हम अपना जो डिस्कशन है वो रिज्यूम करते हैं विद आर्टिकल 269 ए। बेटा 269 ए वैसे तो हमने पढ़ लिया था, बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने नहीं पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूं। बताइए व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन मतलब होता क्या, पहले तो ये बता दीजिए सर। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट द, यस एवरीवन, एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट द, बोलो एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट द फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। क्या हमने कोई पहला, इसके पहले भी कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ा है? हाँ जी सर। कहाँ दिया था? आर्टिकल 246 ए में। क्या बोल रहा था? फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल, विच आर्टिकल? आर्टिकल 246 ए, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग कमोडिटीज, मतलब कितनी कमोडिटीज थी? 5। वो 5 कमोडिटी के लिए जीएसटी गोइंग टू बी लेवी फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी। याद आया? और वो 5 कमोडिटीज कौन कौन सी थी? 5 पीपी कौन कौन से, बोलो जरा। क्या? पेट्रोलियम क्रूड। सेकंड क्या था? बोलो बेटा। हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पीड कॉमनली नोन एज पेट्रोल। फोर्थ वन इज अ नेचुरल गैस एंड लास्ट वन इज अ एटीएफ। एटीएफ मतलब बोलो टर्बाइन फ्यूल। बात समझ में आई क्या? कुछ ऐसी बातें हमने की थी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब जो आर्टिकल 269 ए में भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। देखो क्या लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। विच क्लॉज सर? ये बात कर रहा है आर्टिकल 269 ए के फर्स्ट क्लॉज की। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ in the course of import into the territory of India shall be deemed to be supply of goods or service or both in the interstate trade or commerce। क्या बोल रहा है बेटा? वापस से रीड करो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट shall be deemed to be supply in the course of interstate trade।
इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि इंपोर्ट को भी, रादर ऐसा ना बोलते हुए मैं ऐसा बोलूँ ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी वी विल कंसीडर एज गुड एज इंटर स्टेट सप्लाई। क्या समझेंगे इसे? इंटर स्टेट सप्लाई कहने का मतलब ये हुआ कि इंटर स्टेट सप्लाई आपने मान लिया, इसका मतलब इसके ऊपर भी राइट किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इसको अलग से देने का रीजन है, देखो जनरली आपको अब पहले भी मैंने बताया था, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी कंट्री क्या चाहती है? एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्लियर है? अब एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हम उसके ऊपर के टैक्सेस को वैसे भी क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। सिर्फ गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाए, कोई भी टैक्सेस एक्सपोर्ट होने चाहिए क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट होना चाहिए, कोई भी टैक्सेस एक्सपोर्ट होने चाहिए क्या? नहीं। दैट इज द रीजन एक्सपोर्ट की यदि हम बात करें तो उसके ऊपर वैसे भी टैक्स ऑलमोस्ट नील है। हाँ, इंपोर्ट के ऊपर हम टैक्स लेते हैं, बट मेन राइट अर्लियर भी कस्टम के ऊपर जो राइट था वो सेंट्रल का ही था। तो गवर्नमेंट बोल रही है कस्टम से रिलेटेड रेवेन्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, अपोर्शन करने वाले नहीं है। हाउएवर उसके ऊपर हम आईजीएसटी चार्ज जरूर करवा लेंगे। तो इसके लिए सेपरेट सेट ऑफ बातें दी गई है, प्रोविजंस दिए गए हैं, जो जनरली आपको इस लेवल पे नहीं, फाइनल लेवल पे हैं, बट फिर भी कुछ कुछ बातें हमारी जो सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। क्लियर है? तो आर्टिकल 269A भी हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। सर नीचे सेकंड क्लॉज दिया है, वो तो आपने नहीं बताया, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये क्या होता है देखेंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क देखेंगे, तब मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। अभी तक मैंने आपको एक्ट पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक तो हम संविधान की बातें कर रहे हैं। इज इट क्लियर? when a supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade, मतलब बेसिकली हमारे लिए अब एज ऑफ नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा? इंटरस्टेट ट्रेड मतलब विद इन द स्टेट, और इंटरस्टेट मतलब इन बिटवीन टू स्टेट। बट इतना इजीली नहीं हो पाएगी बातें। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो फ्लाइट है वो नागपुर से टेक ऑफ हो रही है, और ये सर कहाँ जा रही है? लेट अस अज्यूम दैट ये अहमदाबाद जा रही है। कहाँ जा रही है? अहमदाबाद। नागपुर से टेक ऑफ हुई, आपने नागपुर से फ्लाइट ली है, समवेयर ओवर एंड अबोव द टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब उड़ रहा है ना बेटा, दिल्ली भी आएगा। दिल्ली की टेरिटरी में आपने कोई पर्टिकुलर कुकीज या कोई पर्टिकुलर दैट इज ड्राई फ्रूट्स परचेस किए। एयर होस्टेस से आपने ड्राई फ्रूट्स परचेस किए, या फिर कोई और सर्विस ली। आप मुझे ये बताइए, सर्विस इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? अब हुआ क्या क्या है, आपकी फ्लाइट स्टार्ट कहाँ से हुई है? नागपुर से हुई है। फ्लाइट जाना कहाँ है? अहमदाबाद जाना है। और आपने जो सर्विस ली है ओवर एंड अबोव द एनसीआर, मतलब ओवर एंड अबोव द एनसीआर मत बोलो, आपको नहीं समझ में आएगा, दिल्ली। हमारी फ्लाइट जब हमने सर्विस ली है, हमने जब गुड्स परचेस किया, तब हमारी फ्लाइट कहाँ पे थी? ओवर एंड अबोव द टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब मुझे बताइए इसके ऊपर आप इंट्रास्टेट मानकर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, और सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे तो महाराष्ट्र का लगाओगे या गुजरात का लगाएंगे, या फिर आईजीएसटी लगाएंगे, या दिल्ली का सीजीएसटी? मतलब आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान नहीं है कि इंट्रा स्टेट, चलो विद इन द स्टेट है तो इंट्रा, इन बिटवीन टू स्टेट है तो इंटर। तो इसके लिए भी हमें सेपरेट सेट ऑफ प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि इंट्रा कौन सा और इंटर कौन सा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ गई होगी तो एज ऑफ नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये बातें मैं आपसे करूंगा इसके सेकंड क्लॉज की, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, हमने पढ़ा कि देखिए आर्टिकल 269A 246A की कंबाइंड स्टडी में करूं तो सपोज कोई हमारा ट्रेडर है, लेट अस अज्यूम दैट ये हमारा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में हमारा कोई ट्रेडर है, क्या वो गुड्स विद इन द टेरिटरी बेच सकता है? हाँ जी सर। और यदि वो गुड्स नॉर्मल में, अभी तक जो, जब तक मैंने आपको इंट्रा नहीं पढ़ा तब तक आप नॉर्मल आंसर दीजिए, जब भी वो नॉर्मल वे में गुड्स बेचेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रेड बोलेंगे, विद इन द सेम स्टेट। और उसके ऊपर हम क्या चार्ज कर देंगे? सर हम चार्ज कर देंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या वो ट्रेडर इन बिटवीन टू स्टेट भी गुड्स सेल कर सकता है? आंसर इज यस। क्या वो ट्रेडर इन बिटवीन टू स्टेट गुड्स बेच सकता है? यस। और जब भी वो इंटर इन बिटवीन टू स्टेट, सपोज यहां से उसने कहां बेचा? लेट अस अज्यूम दैट ये गुजरात की टेरिटरी है, गुजरात में बेचा, क्या वो गुजरात में गुड्स बेचेगा? हाँ बेचेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट ट्रेड। और इंटर स्टेट ट्रेड किया तो हम क्या चार्ज करेंगे? आईजीएसटी। क्लियर यहां तक?
क्या वो बंदा गुड्स आउटसाइड इंडिया भी बेच सकता है? सपोज ये इंडिया की टेरिटरी है, तो हमने आउटसाइड इंडिया बेचा, तो ये तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। अरे बोलो, फटाफट बोलो, एक्सपोर्ट हो गया। क्या इस एक्सपोर्ट को भी इंटर स्टेट ट्रेड कंसीडर करना है? यस। बट इसके ऊपर क्या जीएसटी लगता है? जनरली इसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट ने जीरो रख रखा है टैक्स, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट होने चाहिए, उसके एसोसिएटेड टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी उतना ज्यादा हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा उतना हमारा डेवलपमेंट होगा, सिक्का चलेगा मार्केट में। जनरली आपने आजकल देखा होगा एक कैंपेन चल रहा है, क्या, बैन चाइना प्रोडक्ट, कि चाइनीज ऐप को, चाइनीज प्रोडक्ट को परचेस मत करो, ऐप को बैन कर दो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट जब आप परचेस करते हो, इसका मतलब चाइना का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, चाइना का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उनकी फॉरेन करेंसी बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो रिजर्व बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो सिक्का चलेगा उनका। एट द सेम टाइम हमारे लेवल पे बात करो, हम चाइनीज प्रोडक्ट को क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब हमारी फॉरेन करेंसी जाएगी चाइना में, हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व कम होगा, रिजर्व कम होगा तो डेवलपमेंट कम होगा, डेवलपमेंट कम होगा तो सिक्का कम चलेगा। दैट इज द ऑल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। दैट इज द रीजन एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। क्लियर है यहां तक? यहां तक की बातें समझ में आएंगी आपको? अच्छा, यहां तक की अब बातें समझ में आ गई हुई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बातें करने जा रहे हैं चेंजेस इन 7th शेड्यूल ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। क्या जीएसटी के आने से 7th शेड्यूल में भी कुछ चेंजेस हुए हैं? 7th शेड्यूल से मेरा मतलब क्या है सर? 7th शेड्यूल से आपका मतलब है आर्टिकल 246। 7th शेड्यूल से हमारा मतलब क्या है? आर्टिकल 246। समझ में आया क्या? ये आर्टिकल 246 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली हम यहाँ पे लिस्ट 1 एज वेल एज लिस्ट 2 की बातें करेंगे। प्री जीएसटी सिनारियो क्या है, क्या प्री जीएसटी सिनारियो हमारा क्या है, और पोस्ट जीएसटी सिनारियो में क्या हुआ, एक एक करके हम बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी के लिए जो पहले एंट्री बनी हुई थी लिस्ट नंबर 1 में, दैट इज 83 ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या जीएसटी के आने से, ध्यान से सुनना, क्या जीएसटी के आने से कस्टम एक्ट को भी हमने रिप्लेस कर दिया, सबस्यूम्ड कर दिया? आंसर इज नो। कस्टम एक्ट आज भी वैसा का वैसा ही है, उसके ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। हाँ, छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, बट और कोई चेंजेस है क्या? नहीं। सर क्या चेंजेस हुए आप बता सकते हैं? हाँ जी बेटा, मैं बिल्कुल बता सकता हूं, सुनो। हाँ जी, देखिए एवरीवन, अर्लियर डेज में क्या होता था? हाँ जी, अर्लियर डेज मैं क्या बात कर रहा हूं, प्री जीएसटी सिनारियो। प्री जीएसटी सिनारियो, यदि मैं प्री जीएसटी सिनारियो की बात करूं तो व्हेनेवर गुड्स इंपोर्ट हुआ करते थे, इंपोर्ट मतलब समझते हो, मतलब आउटसाइड इंडिया टू इनसाइड इंडिया, ये आपकी इंडियन टेरिटरी है, और यदि मैं इसको इंपोर्ट बोल रहा हूं, ठीक है, इंपोर्ट बोल रहा हूं, तो बेसिकली क्या था क्राइटेरिया, सपोज फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर गुड्स आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं और ये गुड्स जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। क्या ये आउटसाइड इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हैं और ये गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए, दोनों एक्स ही, एक ही गुड्स है, एक्स। क्लियर है? अब ये गुड्स भी 100 रुपीज के और ये गुड्स भी कितने रुपीज के? 100 रुपीज के। बट जब इंडिया में गुड्स, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्री जीएसटी सिनारियो की। आप मुझे बताओ, प्री जीएसटी सिनारियो मतलब जीएसटी आने के पहले जब इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तब हम उसके ऊपर क्या चार्ज करते थे? एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते थे। सपोज 12 रुपए की हमने एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर दी और टोटल कितना हो गया? 112 रुपीज। क्लियर है यहां तक? बट आउटसाइड इंडिया से गुड्स जो आते थे उसके ऊपर भी क्या इंडियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी? नहीं चार्ज करती थी। वह इंडियन गवर्नमेंट की टेरिटरी नहीं है ना, गुड्स मैन्युफैक्चर कहां हुए? आउटसाइड इंडिया में। और आउटसाइड इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं, आउटसाइड इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए तो उसमें हमारा कोई रोल है क्या? हमारी गवर्नमेंट क्या टैक्स चार्ज कर सकती? नहीं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो आउटसाइड इंडिया से गुड्स आ रहा है वो कितने का मिल रहा है? 100 रुपए का। क्लियर है? जो आउटसाइड इंडिया से गुड्स आ रहा है वो कितने का है? 100 रुपीज का। जबकि जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो भी था तो 100 का, बट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्साइज ड्यूटी वो अब कितने का हो चुका है? 110 रुपीज का। जब सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी कम दामों में ले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले? मतलब हर कोई कौन से गुड्स लेना पसंद करेगा? आउटसाइड इंडिया।
आप समझ रहे हो बात को? जब सेम क्वालिटी, मैं क्या बोल रहा हूं, जब सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले। मतलब हर कोई कौन से गुड्स लेगा, आउटसाइड इंडिया वाले गुड्स लेगा। अब जब हर कोई आउटसाइड इंडिया वाले गुड्स ही लेगा तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट तो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, हम इंटायरिटी में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो मतलब इट्स जस्ट लाइक 1947 के पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी। मतलब हम धीरे धीरे गुलाम बनते चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? क्या क्या आउटसाइड इंडिया वाले गुड्स सस्ते हैं, क्वालिटी दोनों की सेम है, जब सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले। मतलब हर कोई कौन सा गुड्स लेगा, आउटसाइड इंडिया वाला। बेटा ये जो मतलब देशभक्ति की भावना रहती है ना हमारी भी, वो बहुत ही सिचुएशनल रहती है, सब्जेक्टिव रहती है बहुत ज्यादा। अब हमें दिख रहा है कि सेम क्वांटिटी का गुड्स कम रुपए में मिल रहा है, तो देशभक्ति को हम अपने पॉकेट में डालते हैं और हम 100 रुपए वाला गुड्स परचेस कर लेते हैं चुपचाप, इवन दो वो चाइना से आया हुआ है या और किसी गवर्नमेंट से आया हुआ है, बट इंडिया का नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? अब बेचारा ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर यहाँ पर मेहनत कर रहा है, मेहनत करके पैसे कमाने बैठा हुआ है, बट उसके तो गुड्स बिक ही नहीं पाएंगे, उसका पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। अब बेचारा वो रोते रोते किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, मालिक 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 ऐसा 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 हो रहा है। क्या बोल रहा है, मालिक 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 ऐसा 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 हो रहा है। मालिक कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा 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 हो रहा है मतलब क्या, कि मालिक जब हम गुड्स बनाते हैं तो वो 100 रुपए का होता है, एट द सेम टाइम आउटसाइड इंडिया का गुड्स भी क्या होता है, 100 रुपए का। बट हम जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर आप 10 रुपए की 12 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं 12% से, तो हमारे गुड्स कितने के हो जाते हैं, 112। जबकि ऐसी कोई एक्साइज ड्यूटी आउटसाइड इंडिया से जो गुड्स आ रहे हैं उसके ऊपर लगा है क्या, नहीं लगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे गुड्स क्या है, महंगे। अब हमारे गुड्स महंगे तो क्या, हमारे गुड्स कोई खरीदने तैयार ही नहीं है, और जब हमारे गुड्स कोई खरीदेगा ही नहीं, जब सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी कम दामों में मिले तो ये क्यों ले, वो ना ले। हमारे गुड्स जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो हमारा तो मार्केट ही कोलैप्स हो जाएगा। बचाओ 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 बचाओ, तो मालिक बोल रहे बात तो सही है तुम्हारी, क्या किया जाए। तो हमने बोला मालिक एक काम करो, मालिक एक काम करो, हमारी एक्साइज ड्यूटी को भी माफ कर दिया जाए, और दोनों 100-100 में हो जाएंगे तो फिर हम कंपीट कर पाएंगे इजीली। उस टाइम पे लोगों की देशभक्ति की भावना भी हमारे साथ होगी। आप समझ रहे हो ना बात को? तो गवर्नमेंट वाला पागल हो, लक्ष्मी जाने की बातें नहीं होगी। दोनों को इक्वल करने का एक और तरीका है। तरीका क्या है कि इसके ऊपर भी लगा दो, क्या लगा दो, ड्यूटी। तो हमने बोला चलो इसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगा दो, मतलब आज के बाद जो भी गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट होकर आएंगे उसके ऊपर भी हम एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे। कितने की, 12 रुपए। अब क्या दोनों इक्वल हो चुके हैं, बोलो फास्ट फास्ट एवरीवन। अब क्या दोनों दोनों गुड्स इक्वल हो चुके हैं, 112 112। तो अब हमारी देशभक्ति की भावना बोलेगी कि बेटा मेड इन इंडिया वाला गुड्स ले, तो अब हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है वो क्या बूस्टअप होगा, यस होगा। मगर जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लगाई, वैसे ही फॉरेन गवर्नमेंट्स वालों ने, अपोजिशन वालों ने बोला देखो कैसी कैसी नालायक गवर्नमेंट है। क्या बोल रहे हैं, देखो देखो कैसी नालायक गवर्नमेंट है, गुड्स मैन्युफैक्चर कहां हुआ है, आउटसाइड इंडिया में, और उन्होंने यहां एक्साइज ड्यूटी लगा दी। आप समझ रहे हो बात को? लॉजिकल से करेक्ट है, गुड्स मैन्युफैक्चर कहां हुआ, आउटसाइड इंडिया, तो आज आप यहां पर एक्साइज ड्यूटी कैसे लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम इसके लिए नया नाम देते हैं। मतलब हमने इसको एक नया नाम दिया, एक नया टैक्स लगाया, और उसको हमने बोला सीवीडी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, दैट इज अ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या नाम दिया गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इट्स जस्ट लाइक जैसे ये जैसे फॉर एग्जांपल ये चोर उचक्का है, और चोर उचक्का है तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक दैट इज नए कपड़े सिलवाए, इसके नए कपड़े सिलवाए, और नए कपड़े सिलवाए कौन से, भगवा कलर के, और इसको पहना दिए। तो ये चोर उचक्का भी क्या क्या हो गया, संत महात्मा हो गया। वैसे ही है, अंदर आत्मा किसकी है, एक्साइज ड्यूटी की, अंदर आत्मा किसकी है, एक्साइज ड्यूटी। बट क्योंकि अपोजिशन वाले चिल्ला चोट मचा रहे थे तो हमने इसको नए कपड़े पहनाए, और नए कपड़े किसके पहनाए, सीवीडी के, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो उन्होंने बोला चलो अच्छा इंटरनेशनल लेवल की ड्यूटी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बात समझ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सीवीडी लगा दिया। आप कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। बट अगेन एक और प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब गुड्स इंडिया में हम सेल करते हैं, क्या, जब गुड्स हम इंडिया में सेल करते थे तब हम इसके ऊपर क्या लगा देते थे, वैट लगा देते थे। वैट कितने का लग रहा है, लेट अस अज्यूम 10 रुपए का वैट लग रहा है, और टोटल कितना हो जा रहा है, 122। मैं प्री जीएसटी सिनारियो की बात कर रहा हूं, याद रहे, ठीक है। अब अगेन बेचारा वो मैन्युफैक्चर, अपने डोमेस्टिक मार्केट वाला जो बंदा है, मैन्युफैक्चरर है, वो अपने गुड्स बेच पाएगा क्या, नहीं। वो तो क्या बोलेगा, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी, जब कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले। मतलब हर कोई कौन सा गुड्स लेना पसंद करेगा, आउटसाइड इंडिया वाला, क्योंकि वहां पे तो वैट नहीं लगा 112 के। बेचारा हैरान परेशान मैन्युफैक्चरर रोते रोते किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास, मालिक 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 ऐसा 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 हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा 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 हो रहा है, अब क्या करे। गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है, मालिक सुनो,
जब गुड्स हम सेल आउट करते हैं तो आप हमारे ऊपर वैट लगा देते हो, वैट लगाने से हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं, तो हमारे गुड्स बिक ही नहीं पा रहे, बिक नहीं पा रहे तो हमारा मार्केट तो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं बात को। तब गवर्नमेंट बोल रही है क्या करे, तो वो बोलता है एक काम करो हमारा अभी वैट माफ कर दिया जाए। गवर्नमेंट क्या बोले, लक्ष्मी जाने की बात होगी क्या, नहीं। तो लेवल में लाने के लिए क्या किया जाए, लगा दो, क्या लगा दो, बोलो बोलो बोलो, इस पे भी क्या लगा दो, वैट लगा दो, काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑफ वैट। जैसे ही वैट लगाएंगे बाकी सब अपोजिशन वाले और फॉरेन कंट्री वाले क्या बोलेंगे, देखो देखो कैसी नालायक गवर्नमेंट है, टैक्सेस लगे कहां पर है, सॉरी सेल कहां पे हो रही है, आउटसाइड इंडिया में, और वैट ये यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो हमने बोला रुको कोई बात नहीं, इसको नए कपड़े पहनाइए। नए कपड़े जो हमने इसके लिए बनाए वो कौन से बनाए, स्पेशल सीवीडी। क्या नाम दिया इसको, स्पेशल सीवीडी। तो जब भी इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किया जाता था, जब भी इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किया जाता था तब हम उसके ऊपर क्या क्या लगाते थे बेटा, एक बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे इन द फॉर्म ऑफ बीसीडी। इंपोर्ट के ऊपर हम क्या क्या टैक्स लगाते थे, बीसीडी दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, और क्या लगता था सीवीडी विच इज नथिंग बट द काउंटर बैलेंसिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी, और क्या लगता था स्पेशल सीवीडी विच इज नथिंग बट द काउंटर बैलेंसिंग ऑफ वैट। और भी टैक्सेस लगते हैं बट उसके बारे में अभी एज ऑफ नाउ हमें बात नहीं करनी, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि कस्टम में क्या चेंज आया होगा। अब मुझे बताइए इंडिया में जीएसटी आया, जीएसटी के आने से इस पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ चेंज आया, हाँ जी सर पैटर्न में एक चेंज आया होगा। 100 रुपीज के ऊपर अब हम सिर्फ क्या लगाते होंगे, आईजीएसटी या जीएसटी लगाते हैं। आप आईजीएसटी भूल जाओ, जीएसटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अब हम एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाते हैं क्या, नहीं, एक्साइज ड्यूटी और वैट का रिप्लेसमेंट क्या आ गया, जीएसटी। आप मुझे बताइए क्या इंपोर्ट में भी सब्सिक्वेंट चेंज आ जाएगा, हाँ जी सर। अब यहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ सीवीडी और स्पेशल सीवीडी ना लगते हुए क्या लगेगा, आईजीएसटी। दैट इज द ओनली चेंज एज फार एज एंट्री नंबर 83 इज कंसर्न। सर क्या हमें ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं रखा तो भी चलेगा, ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि कस्टम एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जीक्यूटिव वालों को है तो उनको सेपरेट मैं पढ़ाने ही वाला हूं, ठीक है। इंटर लेवल पे कस्टम एक्ट नहीं है, क्लियर है यहां तक बात समझ में। तो क्या एंट्री नंबर 83 में कोई चेंजेस आए हैं, हाँ चेंजेस एंट्री नंबर 83 में तो नहीं आए बट इंटरनली कुछ चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, आंसर इज यस। तो एंट्री नंबर 83 की बातें हमारी खत्म हो जाती है, एंट्री नंबर 83 को यहां से हटा दो, ठीक है। अब आता है एंट्री नंबर 84, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एंट्री नंबर 84 सीएसटी और लिस्ट नंबर 2 की एंट्री नंबर 51 सॉरी, एंट्री नंबर 51 एंड 54, दिस ऑल एंट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम बातें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से बातों को समझो। सबसे पहले मैं बात करता हूं एंट्री नंबर 84 की, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंट्री नंबर 84, आराम से ध्यान से सुनो। एंट्री नंबर 84 प्री जीएसटी सिनेरियो क्या था, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्री जीएसटी। प्री जीएसटी बोलते थे ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया। मतलब हम एक्साइज ड्यूटी को लेवी कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे, इंपोज कर लेंगे व्हेनेवर देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। जब जब इंडिया में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होगा तब हम एक्साइज ड्यूटी को लेवी कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे, इंपोज कर लेंगे। एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम एंड नार्कोटिक्स। मतलब इन सब के ऊपर गवर्नमेंट ने अर्लियर डेज में स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगा के रखी थी। ये लिस्ट 1 है, इसका मतलब ये कौन सा एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लिखा भी है वैसे यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये सारे जो गुड्स हुआ करते थे जिसमें हमने सेंट्रल के दायरे से इसको बाहर रखा था, ये सारे गुड्स जो थे वो कैसे गुड्स थे बेटा, सिन गुड्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था कैसे गुड्स है, सिन गुड्स। और इन सब के लिए हमने जो राइट देके रखा था वो किसको देके रखा था, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। बट इंक्लूडिंग जो बातें आज मैंने आपके साथ की, बट इंक्लूडिंग क्या बोला गया, इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब जो मेडिसिन में अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, नार्कोटिक्स यूज होता है। जैसे आपने डिस्प्रिन लिया होगा तो उसमें कैफीन यूज होता है, इट्स अ ओपियम नार्कोटिक्स वाला ड्रग, ठीक है, ठीक है। इंडियन हैम नार्कोटिक ड्रग्स, देन इट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर सेंट्रल एक्साइज। आप मुझे एक बात बताओ, क्या जीएसटी के आने से एंट्री नंबर 84 के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी चेंज। क्या एंट्री नंबर 84 इफेक्टेड होगी? आंसर इज यस, इफेक्टेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। रादर मैं इसको यहां ना लिखते हुए यहां लिखूं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा
क्या लिख रहा हूं मैं, इफेक्टेड। एंट्री नंबर 84 क्या है, इफेक्टेड। अब एंट्री नंबर 84 का दायरा बहुत 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 रिस्ट्रिक्टेड हो गया बेटा। एक कॉमन लेमैन के लिए, कॉमन लेमैन के लिए ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कॉमन लेमैन के लिए जीएसटी के आने से एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी सारे के सारे रिप्लेस हो चुके हैं, दैट इज सबस्यूम्ड कर लिए गए हैं जीएसटी में। बट यू आर नॉट कॉमन लेमैन, आप आम नहीं हो, आप खास हो, आप सीए पढ़ रहे हैं, सीए सीएस पढ़ रहे हैं, दैट इज द रीजन आपके लिए आज भी वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी आज भी एग्जिस्टेंस में है क्या, यस। हाँ ये बात और है कि सारे के सारे गुड्स के ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं आएगी, बट आज भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट लेवी करती है, आज भी वैट और सीएसटी लेवी करती है। व्हाट आर डेट गुड्स, वो हमें यहां से पता चलेगा एंट्री नंबर 84। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 84 क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स। जैसे ही इन्होंने बोला ना ऑन द फॉलोइंग गुड्स, वैसे ही डेफिनेशन, वैसे ही एंट्री का जो दायरा था वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि जितने गुड्स हमने लिस्ट डाउन किए सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स के ऊपर, वही गुड्स के ऊपर आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाना है, उसके अलावा और किसी भी गुड्स के ऊपर लगेगी क्या, नहीं। अब यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो मुझे बताओ क्या क्या बोल रहे हैं। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसका मतलब कैन वी से दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 pp, इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 pp सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, यस। और नीचे कुछ और भी लिखा है, टोबैको एंड ये एंड लिखा है बेटा, इसको एंड कर लीजिए, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। मतलब यदि मैं इसको समराइज करना चाहूं तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है आज की डेट में इट इज गोइंग टू बी लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली 5 pp एंड टोबैको। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। मतलब अर्लियर डेज में टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इट्स प्रोडक्ट, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब जो समझ रहे हो, यदि आप नहीं समझे तो मैं बता दूं, टोबैको मतलब आप समझ रहे हो, यस समझ रहे हो, तो टोबैको तो आएगा ही आएगा। इन एडिशन टू डेट कुछ और भी आने वाला है क्या, सिगरेट, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीजें टोबैको से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है ना वो सारे के सारे यहां पर कवर हो जाएंगे क्या, यस हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर एक बात समझ में आ गई कि ये 6 गुड्स के ऊपर हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी करने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं, इंपोज करने वाले हैं। अर्लियर डेज में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का जो स्कोप था वो बहुत 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 बड़ा होता था, मतलब ईच एंड एवरी गुड्स कवर्ड अंडर सेंट्रल एक्साइज। हाउएवर पोस्ट जीएसटी आने के बाद सेंट्रल एक्साइज का दायरा बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया और रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 6 गुड्स। आज सिर्फ 6 गुड्स के ऊपर ही हम एक्साइज ड्यूटी लेवी करते हैं सेंट्रल लेवल की, डेट्स इट। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट एंट्री जो है 92A, सर 92A भी इफेक्टेड है क्या, हाँ जी सर इफेक्टेड है। भाई कोरोना से इफेक्टेड नहीं है, जीएसटी के आने से इफेक्ट हुआ है, कोरोना चिल्ला रहे। ओके चलो, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंट्री नंबर कौन सा है, 92A ऑब्लिक 92B, दोनों एंट्री है। 92A क्या बोलता था, ध्यान से सुनिए, टैक्सेस ऑन सेल और परचेस ऑफ गुड्स other than the newspaper taking place in the course of interstate trade और commerce। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखाता हूं आपको। टैक्सेस ऑन क्या बोल रहा है, पढ़िए मेरे साथ पढ़िए, टैक्सेस ऑन सेल और परचेस, परचेस को भूल जाइए, आप सिर्फ इतना देखिए, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। कहने का मतलब ये हुआ कि वेन एवर देर इज अ इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स, जब भी गुड्स का इंटरस्टेट ट्रेड होगा तब हम सीएसटी को लेवी कर देंगे, चार्ज कर देंगे, इंपोज कर देंगे, डेट्स इट। समझ में आया, नहीं आया, आया, सिंपल तो है क्या। इंटरस्टेट ट्रेड मतलब इन बिटवीन 2 स्टेट, जब भी हम गुड्स को इन बिटवीन 2 स्टेट बेचेंगे, इंटरस्टेट ट्रेड करेंगे उसका, तब उसके ऊपर सीएसटी लेवी हो जाएगा, एक्सेप्ट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को हमने सीएसटी के दायरे से बाहर रखा था बिकॉज न्यूज़पेपर की जो मेजर रेवेन्यू वो एडवर्टाइजमेंट्स होती है और उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ प्रोविजंस बनाए गए थे। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, वाई, बिकॉज ओल्ड हो चुका है ना, एलिमिनेट हो गया है। एंट्री नंबर 92A भी इफेक्टेड है क्या, हाँ इफेक्टेड है, चेंज हुआ है जीएसटी के आने से। एंट्री नंबर 92A का भी दायरा जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। अब 92A क्या बोलता है, पढ़े देखिए क्या लिखा है, टैक्सेस ऑन सेल और परचेस ऑफ गुड्स टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स रिस्ट्रिक्टेड टू द,
यहाँ पे जो एंट्री नंबर 92A है, ये 92A में थोड़ा सा चेंज हुआ है। और चेंज क्या हुआ है अब मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, टैक्स ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें को, ये सारी की सारी जो पुरानी चीज़ें थी इन सबको उन्होंने क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ से। और डिलीट करके यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, टैक्सेस ऑन, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, क्या, इंटर स्टेट सेल ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नेमली, ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, फॉलोइंग गुड्स नेमली, फॉलोइंग गुड्स नेमली। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा नेमली 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या लिखा बेटा, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब क्या, बताइए जरा सर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब है पेट्रोलियम, क्रूड, मोटर स्पिरिट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, और क्या, और क्या बोलो, नेचुरल गैस, डीजल और एटीएफ, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एंड कुछ और भी आगे लिखा है, एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब अर्लियर डेज में तो हर एक गुड्स के इंटरस्टेट ट्रेड पे सीएसटी लगता था, बट एज ऑफ नाउ आज की डेट में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई है एंट्री। और रिस्ट्रिक्टेड हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये लिखा है कि इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड ऑन द फॉलोइंग गुड्स नेमली, नेमली मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। कितने गुड्स है, टोटल 6 गुड्स है यहाँ पर भी, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। एंट्री नंबर 97, अगली एंट्री जो हमारी कौन सी, एंट्री नंबर 97, दैट इज रेसिड्यूरी एंट्री, जिससे हमने सर्विस टैक्स के लिए पावर लिया था। आप मुझे बताइए जीएसटी के आने से क्या सर्विस टैक्स इन इट्स एंटायरिटी वाइप्ड ऑफ हो चुका है? आंसर इज यस। देयरफॉर ये सर्विस टैक्स वाली जो एंट्री है, 97 एंट्री को मैंने डिलीट नहीं किया, ध्यान से सुनना। 97 कॉमन एंट्री है, रेसिड्यूरी एंट्री है, वो आज भी एज इट इज एग्जिस्टेंस में। बट 97 में जो हमने एक नई बात इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज अ टैक्सेस ऑन सर्विसेज, उस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीटेड। तो इसकी सब्सिक्वेंट एंट्री मुझे आफ्टर जीएसटी दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। अब आते हैं लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 में आते हैं। लिस्ट 2 में देखिए, जैसा हमने सीएसटी के लिए पढ़ा वैसे यहाँ पे एंट्री नंबर 54 है। एंट्री नंबर 54 किसके बारे में बात करती है, वैट के बारे में। इज इट इफेक्टेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी? आंसर इज यस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफेक्टेड। अर्लियर डेज में हम क्या बोलते थे, टैक्सेस ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, मतलब ऑलमोस्ट 92A की जैसी ही है, सिर्फ इंट्रा की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज किया, इंटर। इंटर की जगह हमने क्या यूज किया, इंट्रा। क्या ये इफेक्ट हुई है? यस। एंट्री नंबर 54 देखिए क्या लिखा है, टैक्सेस ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, फॉलोइंग गुड्स नेमली। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री का स्कोप बहुत 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 कम कर दिया गया। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 pp प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके सर, चलेगा, समझ में आ गई बात यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब यदि बात समझ में आ गई तो एक और एंट्री हमारे पास, एंट्री नंबर 51 एक्साइज ड्यूटी के लिए। कौन सी एक्साइज ड्यूटी? स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी। ये किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और क्या बोला जा रहा है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, नार्कोटिक्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, नार्कोटिक्स। द एंट्री डज नॉट इंक्लूड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द मेडिक्लीनर एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, क्योंकि इसका राइट हमने किसको दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है? कोई चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज है। अब यदि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आराम से क्वेश्चन सुनिएगा और उसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, वन बाय वन मैं बातें करते चल रहा हूं, आप मुझे बताते चलिएगा। अर्लियर डेज में यदि हम बातें करें तो हमारे पास हमारे पास जो टैक्सेस हुआ करते थे अर्लियर डेज मतलब प्री जीएसटी, हमारे पास एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। यस। और बेसिकली एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट क्या था सर? एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट जो था वो मैन्युफैक्चरिंग था। मतलब व्हेनेवर देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, हम उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी कर देते थे, चार्ज कर देते थे, इंपोज कर देते थे। क्लियर है? अच्छा, यदि मैं वैट की बात करूं तो हम बोलते थे व्हेनेवर देयर इज अ इंट्रा स्टेट सेल, जब इंट्रा स्टेट सेल होगी उसके ऊपर हम क्या लेवी कर देंगे, वैट। यदि मैं सीएसटी की बात करूं तो व्हेनेवर देयर इज अ इंटर स्टेट सेल,
इंटर स्टेट सेल। अच्छा, साथ में यदि मैं बात करूं कि इसका हमें राइट कहां से मिलता था, सर इसके लिए हमें राइट मिला था एंट्री नंबर 84 ऑफ लिस्ट 1 से, और राइट किसको दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसका राइट कहां से मिला था, एंट्री नंबर 54 ऑफ लिस्ट 2 राइट जो दिया था वो स्टेट गवर्नमेंट। इसका राइट कहां से मिला था, एंट्री नंबर 92A ऑफ लिस्ट 1। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएसटी में क्या होता था, प्लीज एवरीवन ध्यान दीजिएगा, सीएसटी में बेसिकली होता क्या था, सीएसटी लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होता था। क्या मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, इट्स लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब रेवेन्यू इसकी किसको जाती थी, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आई यहां तक। अपार्ट फ्रॉम डेट क्या और भी कोई टैक्स था, हाँ जी सर था। कौन सा था बेटा, सर सर्विस टैक्स हुआ करता था, जो कि प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, जब हम सर्विस को प्रोवाइड करते थे तब लगता था, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर लगता था। और और जो लगता था वो बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 97 का पर्टिकुलर क्लॉज था, जिसके अकॉर्डिंगली हम सर्विस टैक्स लगा रहे थे। अच्छा, जीएसटी आने से क्या हुआ, सर ये सारी एंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ा हुआ है, छोटा मोटा इंपैक्ट हमने देख रखा है। और जीएसटी बेसिकली किसके ऊपर लगता है, इट इज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। सर वाई सप्लाई, सप्लाई मतलब क्या होता है, सप्लाई का सप्लाई वर्ड क्यों यूज किया गया, सारी बात करेंगे जब हम एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विस, ठीक है। और इसके लिए जो हमने पावर लिया वो हमने पावर आर्टिकल 246A से लिया है। इसके लिए जो पावर है वो हमें आर्टिकल 246 से नहीं मिला। इज इट क्लियर। अब यदि आपको यहां तक की बातें क्लियर होगी तो आपसे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एल्कोहलिक लिक्कर। सर कौन सी एल्कोहलिक लिक्कर, एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बेटा जब जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी, रादर मैं सप्लाई से बात करूं, यदि सप्लाई हुआ होगा तो हम क्या करते हैं, जीएसटी लेवी कर देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर के केस में हम क्या करते हैं बेटा, सर मैन्युफैक्चर के केस में हम एक्साइज ड्यूटी लेवी करते थे अर्लियर डेज में। सर यदि इंट्रा स्टेट सेल होता है, इंट्रा स्टेट सेल होता है तो हम उसके ऊपर क्या लेवी करते थे अर्लियर डेज में, वैट। और इंटर स्टेट सेल होता था तो हम क्या लेवी करते थे, बोलो बेटा क्या लेवी करते थे, सर सीएसटी। अब एक एक करके बात करिए। एल्कोहलिक लिक्कर, क्या एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी लगेगा, फास्ट एवरीवन क्विक, क्या जीएसटी लगेगा। सर एल्कोहलिक लिक्कर आर्टिकल 366(12) बोलता था एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 366(12) क्या, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 366(12)(A) नॉट लायबल टू जीएसटी डेट टू परमानेंटली। परमानेंटली क्या हमने इसको जीएसटी के दायरे से बाहर करके रखा हुआ है, यस, ना आज लगेगा और ना ही कभी और लगेगा। अच्छा चलिए जी, समझ में आ गया कि अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी तो नहीं लगेगा। बट मेरा दूसरा क्वेश्चन ये, जीएसटी तो नहीं लगेगा बट क्या और कोई दूसरा टैक्स लगेगा। हाँ सर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा बेटा, सर हमने वैट के लिए जो एंट्री नंबर 54 थी, वापस से दिखा देता हूं मैं आपको, उसमें हमने पढ़ा कि वैट इज गोइंग टू बी लेवीड ऑन द फॉलोइंग कमोडिटीज, और उसमें क्या लिखा था 5 pp एंड अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या लिखा था 5 pp एंड अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये 5 pp हो गया और अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर मैं क्या लेवी करने वाला हूं, वैट। सीएसटी में भी सेम लिखा था। अच्छा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में बताओ क्या लिखा था, सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भी लिखा था कि वी आर गोइंग टू चार्ज एक्साइज ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स इन इंडिया in respect of manufacture of what 5 pp and not alcoholic liquor, वहां लिखा था tobacco and other products। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, जब हम एंट्री नंबर 84 की बात कर रहे थे तो एंट्री नंबर 84 में जो लिखा गया है वहां पे 5 pp एंड टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स लिखे हैं, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स लिखा है, ठीक है। जबकि यदि हम बात करें एंट्री नंबर 92A की तो यहां पर 5 pp एंड अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लिखा गया है। इवन यदि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और 54 की भी बात करूं तो यहां पे भी क्या लिखा है 5 pp एंड अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। समझ में आया
क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अल्कोहलिक लिकर के ऊपर लगेगी क्या? नहीं लगेगी। बट क्या स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी? आंसर इज यस। कहने का मतलब क्या हुआ सर, हम यहां पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 51 ऑफ लिस्ट 2। ठीक है सर, यदि इंट्रा स्टेट सेल होगा तो हम वैट भी लगा देंगे। यस लग जाएगा, लग जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया? मैंने क्या कहा कि whenever there is a manufacturing of alcoholic liquor for human consumption, we are going to charge state excise duty by virtue of entry number 51 of list 2. पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं आपसे सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। जीएसटी परमानेंटली नहीं लगेगा बेटा, ये ध्यान रखना। परमानेंटली हमने इसे जीएसटी से बाहर कर दिया है, जीएसटी के दायरे से ये परमानेंट बाहर हो चुका है, ना आज लगेगा ना ही कभी और लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यदि मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो अल्कोहलिक लिकर के बाद जो सेकंड पार्ट आ रहा है दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 pp। 5 pp मतलब क्या सर? पेट्रोलियम क्रूड, second one is a motor spirit, third high speed diesel oil, fourth natural gas and fifth one is nothing but the ATF। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? ATF। तो अब मुझे बताइए इन पांचों कमोडिटी के लिए क्या जीएसटी आज पिक्चर में आएगा? सर अगेन बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन, आपको ये याद होना चाहिए कहां से कहां लिंक हो रहा है। बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 246A, GST not going to be levy, not going to be charge। Is it clear? However, यहाँ पर हमने एक बात पढ़ी कि ये जो है ये टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब आज नहीं लगा रहा है, बट इन नियर फ्यूचर एज एंड व्हेन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, हम इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज कर देंगे, इसे जीएसटी के दायरे में ले आएंगे। यही रीजन है कि जीएसटी में जनरली जो पेट्रोल डीजल के प्राइस है वो स्टेट लेवल पे डिफरेंट होते हैं। नो डाउट it is on the basis of the transportation cost as well as because of the VAT, because of the VAT, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है? वैट लगता है। अब मुझे बताओ बेटा ये 5 pp के ऊपर क्या लगेगा? सर 5 pp के ऊपर तो हम एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, बट कौन सी? सेंट्रल या स्टेट? सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। याद करो एंट्री नंबर 84 क्या बोल रहा था? वी आर गोइंग टू चार्ज एक्साइज ड्यूटी ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट नेमली 5 pp एंड टोबैको। मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 54 ऑफ एंट्री नंबर 84 ऑफ लिस्ट 1। क्या वैट लग जाएगा? क्या सीएसटी लग जाएगा? यस, क्योंकि वहां पे भी 5 pp कवर किया गया था। सर वैट सीएसटी दोनों साथ साथ लगेगा? नहीं बेटा, एट अ टाइम ट्रांजैक्शन या तो इंट्रा होगा या इंटर होगा। दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ कैसे हो सकता है? या तो आपने विद इन स्टेट बेचा होगा या इन बिटवीन टू स्टेट। तो यदि इंट्रा होगा तो वैट लगाना, इंटर होगा तो सीएसटी लगाना। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब यहां तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब मुझे बताइए टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स। सर टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इट्स सिंपली टोबैको, इट्स प्रोडक्ट मतलब चाइनीज खैनीज गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू, सारी बातें हम एक साथ कर रहे हैं। आप पहले बताइए क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? सर नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 2 लेक्चर में कहीं पर भी ये कहा क्या कि टोबैको के ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला? मैंने कभी भी आपको ये कहा क्या टोबैको इज नॉट गोइंग टू बी लायबल फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। इसका मतलब ही मैंने अल्कोहलिक लिकर के बारे में बात की थी, मैंने 5 pp के बारे में बात की थी, बट टोबैको के बारे में मैंने कोई भी बात की क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज लायबल टू जीएसटी। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा। दैट टू गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी भी जो लगाया वो तो डबल रेट से लगाया, और रेट भी बहुत हाई है। सर इसके अलावा और क्या लगेगा? क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी? आंसर इज यस, क्योंकि एंट्री नंबर 84 क्या बोलती थी? बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 84। बताइए मेरी एंट्री नंबर 84 क्या बोल रही थी? सर हमारी एंट्री नंबर 84 बोलती थी कि व्हेनेवर देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, और कौन कौन से गुड्स दिए गए थे? 5 pp और टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। इसका मतलब टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी? यस। बेटा वैट लगेगा क्या? वैट लगेगा? सर एंट्री नंबर 54 में टोबैको नहीं बोला हुआ था, अल्कोहलिक लिकर बोला हुआ था। 5 pp एंड अल्कोहलिक लिकर, मतलब वैट और सीएसटी लगेगा क्या? नहीं। सर इसका मतलब टोबैको के ऊपर एंड उसके जो सिमिलर प्रोडक्ट है उन सब के ऊपर हम जीएसटी भी लगाएंगे, हम एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे? हाँ लगाएंगे।
गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो बेटा ये जो अल्कोहलिक लिकर हो गया, टोबैको हो गया, ये सारे कैसे प्रोडक्ट है पता है, चाहे रिसेशन हो ना हो, गम हो खुशी हो, दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट कंज्यूम होने वाले हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रिजल्ट हमारा वैसे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आई नो डेट ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो आप ये सारे छिछोरे नशे नहीं करते। हम तो मतलब हमारा नशा अलग ही रहता है, सक्सेस का नशा। यस ऐसे ही है ना। तो गैस जनरली होता क्या है कि रिसेशन आ गया तो भी, रिसेशन नहीं आया, बूमिंग इकोनॉमी है तो भी, यदि हमें खुशी है तो खुशी के लिए हम पिएंगे, गम है तो गम के लिए पिएंगे, मतलब दोनों ही केसेस में पीना है, मतलब इसके ऊपर रिसेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता एट द सेम टाइम। पॉइंट नंबर टू जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या बोलती है बेटा, ये टोबैको में हम वार्निंग लिखते हैं, वार्निंग इंजीरियस टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। इवन इसके ऊपर हम बहुत सारे टैक्सेस भी लगाते हैं, और वो टैक्सेस सेस लगाते हैं जनरली, और वो सेस को कलेक्ट करके, हेल्थ सेस जिसको हम बोलते हैं, उससे कलेक्ट करके हम इसके लिए हॉस्पिटल भी बनाते हैं कि जो लोग इससे इंजर होंगे उनके लिए हमने फ्री हॉस्पिटल बनाए। बट हम इसको बैन नहीं करेंगे, हम इसको बैन करेंगे क्या नहीं, क्योंकि लोग, इट्स, मैंने कहा ना, इट्स नशा, और नशा है मतलब क्या कि पीना है तो पीना ही पीना है, बात खत्म हो गई। वो 10 की मिले, 12 की मिले, 14 की मिले, वी डोंट केयर, नशा है ना। बेटा मेरे तरफ ऐसे मत देखो ध्यान से, मैं बहुत ही एकदम प्योर वेज टाइप का इंसान हूँ, सिर्फ बातें कभी कभी छोटी छोटी मोटी नॉन वेज करता हूँ, बाकी मैं प्योर वेज है, ना कभी धुआ, ना कभी छुआ, ना कभी, समझ रहे हो ना आप, पिया, वैसे वाला है, साधु इंसान है अपन। तो 12 रुपए की मिले, 14 रुपए की मिले, 15 रुपए मिले, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, पीना है तो पीना है, बात खत्म हो गई, समझ रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर ना जीएसटी भी लगाती है, एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है, और इतना ही नहीं, जीएसटी में भी यदि मैं बात करूं ना, तो ड्यूअल जीएसटी लगा के रखा है, कंपनसेशन सेस भी लगाया है, नॉर्मल जीएसटी भी लगाया है, कंपनसेशन सेस में भी परसेंटेज भी लगाया हुआ है, स्पेसिफिक भी लगाया है, तो मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टैक्सेस लगा के रखे हैं, बट फिर भी चल रहा है, चल रहा है, समझ रहे हो बात को। अच्छा इसके लिए ना मुझे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, दैट इज हमारे जो ऑनरेबल फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे ये पूछा गया कि आप आखिर ये सारे प्रोडक्ट को बंद क्यों नहीं कर देते, जब ये इंजीरियस टू हेल्थ है तो आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते। तो अरुण जेटली ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था इसके लिए, कि बेसिकली शुगर से डायबिटीज होती है, तो क्या हम शुगर को बंद कर दे क्या, नहीं, अल्टीमेटली पर्सन को कंट्रोल करना चाहिए ना, जो इसे कंज्यूम कर रहा है, हम तो उसे बोल देते हैं इंजीरियस टू हेल्थ है, साथ में वो कम से कम परचेस करे, इसलिए हम इसका, इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगा के रेट भी बढ़ा देते हैं। यू नो एल्कोहलिक लिकर और टोबैको में हैवी टैक्सेस है, फिर भी हाईली कंज्यूम है। क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा चलो अब यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी, तो एक लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है वो हम देख लेते हैं। इसको छोड़ के बाकी जितने भी अदर गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर हम सिर्फ जीएसटी लगाएंगे, उसके ऊपर ये सारी बातें होगी क्या, नहीं। हाँ, कुछ गुड्स को हमने अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है, क्यों रखा है, कैसे रखा है, वो बातें धीरे धीरे रिवील होगी जब हम एक्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस कर रखा है, किसका एनालिसिस कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस करने पर जो हमें आज बातें पता चली है, वो बातों को क्या हम रिवाइज कर पाएंगे, हाँ जी सर हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मुझे बताइए जीएसटी लगेगा, सर नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ द, ना आज लगेगा ना कभी और लगेगा, बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 366(12) है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेवर लिख दिया। इसके ऊपर अल्कोहलिक लिकर के ऊपर क्या लगेगा, सर अल्कोहलिक लिकर के ऊपर या तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस वेट लगेगा, या फिर स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस सीएसटी लगेगा, दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द इंट्रा या इंटर है। क्लियर है, बात समझ में आई यहां तक, बात समझ में आ रही है क्या बेटा। अब यदि मैं 5 पीपी की बात करूं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से, ये तो ध्यान रहेगा, हाँ जी सर बिल्कुल ध्यान है, हमें बता दो जरा सर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब समझते हो ना, नेचुरल गैस मतलब क्या होता है, एलपीजी, एलपीजी बेटा, एलपीजी,
है ना। और क्या, और क्या आएगा नेचुरल गैस के अलावा यहाँ पे, एटीएफ, एटीएफ, ठीक है, टरबाइन फ्यूल, एरोप्लेन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। इन सब के रिस्पेक्ट में जो हम चार्ज करने वाले, लेवी करने वाले, इम्पोज करने वाले, वो क्या है सर, इन सब के ऊपर हम सेंट्रल, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी along with the VAT oblique CST depending on the scenario। यदि इंट्रा है तो VAT और CST लगा देना, अदरवाइज VAT लगा देना, और यदि इंटर है तो फिर CST लगा देना। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे एक और बात, हमने यहाँ पर भी GST में क्या लिख रखा है, नो, बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या है कि आज नहीं लग रहा, बट जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GSTC क्या इसके ऊपर भी हम GST लगा देंगे, यस। अब यदि मैं टोबैको की बात करूं तो टोबैको के ऊपर क्या होता है बेटा, सर टोबैको के ऊपर तो GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोनों लगेंगे, हाउएवर VAT और CST लगेगा क्या, नहीं। और अदर केसेस में तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। समझ में आया क्या एनालिसिस? क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? बात समझ में आई क्या? क्या आगे बढ़ सकते हैं? अब मोटे मोटे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ने थे हमें रिलेवेंट, वो सारे हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ GST। ओके।